जीनियस और लड़की, यह सर्वदा अंतर्विरोध है। औरत जीनियस हो ही नहीं सकती। उसके लिए जिंदगी का बहाव सबसे प्रमुख होता है। कामनी के ही बारे में मैंने आपको बताया था। बाह्य परिस्थितियाँ उसके अंतर्विरोध के सौंदर्य को नष्ट कर रही हैं और वह चुपचाप है। यह कोई प्रतिभा है? प्रतिभा विद्रोह करती है, सृजन करती है। नारी केवल प्रसव करती है या प्रसाधन। प्रसव की भूमिका, क्षमा कीजिएगा, यही है पद्मा। इनकी मेज पर कामायनी रखी है, लेकिन कामायनी के ऊपर क्या है? पाउडर का डिब्बा। हेलो दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल साहित्य सृजन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी एकांकी नाटक श्रृंखला में से धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध एकांकी नदी प्यासी थी। एकांकी के प्रमुख पात्र हैं शंकर दत्त, शीला, राजेश वर्मा, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़, पद्मा। एकांकी का घटनाकाल सन 1949 की बरसात के दिन है। संपूर्ण एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। नदी प्यासी थी एकांकी संग्रह सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 5 एकांकी नाटक संग्रहित हैं, जिनके नाम हैं नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलम, संगमरमर पर एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, जिनमें से प्रथम 4 स्टेज यानी रंगमंच के लिए बनाए गए हैं तथा अंतिम सृष्टि का आखिरी आदमी रेडियो के लिए। प्रस्तुत एकांकी नाटक में घटना अत्यंत संक्षिप्त है, पर इसे मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण के आधार पर गहन संवेद्य बना पाने में धर्मवीर भारती जी सफल रहे हैं। आइए अब हम करते हैं एकांकी की कथा वस्तु के विषय में चर्चा। एकांकी का प्रारंभ शंकर दत्त और उनकी पत्नी शीला के कथनों से होता है। इनके घर में इनकी साली पद्मा रहती है। पद्मा का एक मित्र है जो शंकर का भी मित्र है, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़, जो पद्मा का होने वाला जीवन साथी भी है। आज उनके घर में शंकर दत्त का एक कॉलेज का पुराना मित्र राजेश वर्मा आने वाला है। राजेश वर्मा के आगमन के साथ ही एक उथल पुथल होने लगती है, जो इस एकांकी को आकार भी प्रदान करती है। राजेश जैसे ही उस घर में प्रवेश करता है तो राजेश की बातों से यह लगता है कि वह जीवन के प्रति काफ़ी निराश और हताश हो चुका है और अब उसके जीवन के प्रति कोई रुझान नहीं है और वह मरना चाहता है। उसका एक कथन भी है, वो कहता है कि 2 साल के अरसे में ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले गई और इस समय भी इतना परेशान होकर भाग रहा हूँ, मन पर जैसे हजारों हथौड़े एक साथ चलते हो। अक्सर तो यहाँ तक सोचा कि मर जाऊँ, फुर्सत मिले, पर आग के बिस्तर पर न इस करवट चैन न उस करवट चैन। तो शंकर उसे समझाने का प्रयास भी करता है, लेकिन वो यही कहता है, पता नहीं क्यों जी रहा हूँ, कोई अर्थ नहीं मेरे जीने का। उसकी इन सब बातों से उसका मानसिक स्तर हम समझ सकते हैं। इसी समय बैकग्राउंड में एक गीत बजता है, हाय बाड़ी नदिया जिया लेके माने, दाया न जाने माया न जाने, जिया लेके माने, हाय बाड़ी नदिया। इसी बीच शीला मुट्ठी में चने लेकर आती है और बाहर जो लोग भीख मांग रहे होते हैं उन्हें दे देती है। तो राजेश पूछता है ये क्यों? शीला कहती है कि बकरी को खिलाएंगे, बाढ़ से नदी बढ़ी हुई है, जब ये बकरी की बलि किनारे पे चढ़ाई जाएगी तो बाढ़ का पानी कम हो जाएगा। राजेश कहता है क्या ये सच है? शंकर कहता हम भी यकीन नहीं मानते थे, लेकिन काफ़ी सालों से देख रहे हैं तो अब मान चुके हैं। एक तरीके का अंधविश्वास भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है। शीला बताती है कि कभी कभी जल इससे भी नहीं घटता है, तो जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तभी पानी
नीचे जाता है। तो ये सब कन्वर्सेशन उनके बीच में हो रहा होता है। इसी बीच पद्मा और कृष्ण दोनों आ जाते हैं। पद्मा आके देखती है कि वहाँ पर एक सूटकेस रखा है, तो वो कहती है अच्छा, मतलब कि जो हमारे मेहमान आने वाले हैं वो आ गए। तो पद्मा वहाँ पर एक चेंजेस भी देखती है कि अरे यह मेरी फ़ोटो किसी ने उल्टी रख दी। मतलब पद्मा की जो तस्वीर होती है उसको किसी ने उल्टा करके रख दिया होता है, और यह किसने किया होता है? राजेश ने ही किया होता है। अब कृष्णा और राजेश के बीच में बातें होने लगती हैं, कन्वर्सेशन होता है, लेकिन इससे साफ साफ झलकता है कि दोनों एक दूसरे की बातों का खंडन करते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को। राजेश कहता है कि कभी कभी लगता है कि आदमी को पत्थर होना चाहिए, फौलाद की राक्षसी मशीन होनी चाहिए जो अपने बाहु चक्रों में सभी को कुचल दे। उसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। कभी कभी मन में एक भयंकर खूनी प्यास जागती है जिंदगी से बदला लेने की, मगर दोस्त प्यार ने यह भी साहस तोड़ दिया। जहाँ ख्याल आता है कि इस चक्र में वह भी पिस जाएगी जिसे मैंने ईश्वर से बढ़कर माना है। राजेश के जीवन में कामनी नामक उसकी एक महिला मित्र होती है, और उसके दूर चले जाने से ही शायद राजेश की यह स्थिति हुई होती है। शंकर, जो कि दोनों का मित्र है, राजेश का भी और कृष्णा का भी, वह चाहता है कि डॉक्टर कृष्ण राजेश की इस मनोअवस्था में उनकी मदद करें। कृष्णा, जो कि शहर में आई हुई बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करने के लिए एक रिलीफ कमेटी का अध्यक्ष भी है, वो चंदा के लिए कॉपी राजेश की ओर बढ़ा देता है। कॉपी हाथ में लेके राजेश उसमें साइन करता है और कुछ लिख देता है। वह लिखता है कि जब आदमी के सामने ज़िंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाएं, जब वह अपनी ज़िंदगी के सही सही अर्थ नहीं खोज सके, तो उसका जिंदा रहना उसका अहंकार है और उसकी कायरता है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो कृष्णा कहता है मुझे संदेश नहीं चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। राजेश कहता है सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। तो पद्मा कहती है तो क्या उन्हें मरने दिया जाए? इस समय जो स्टेटमेंट राजेश देता है ना, उससे बहुत गंभीर प्रभाव पद्मा पे पड़ता है। वो कहता है बेशक कितना बड़ा दम्भ है, हम घास फूस के छप्परों को बह जाने देते हैं, ढोर डंगर को बह जाने देते हैं, आदमियों को बचाने के लिए चंदा करते हैं। क्यों? क्या ये आदमी घास फूस और ढोर डंगर से किसी माने में बेहतर होते हैं? कभी नहीं डॉक्टर, ये लोग कीड़ों से भी बदतर होते हैं। इनका जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है और इनके लिए यातना। फिर इन्हें क्यों न मरने दिया जाए? मैं जब कभी सोचता हूँ कि इस धरती पर करोड़ों आदमी नुमा कीड़े रेंगते हैं और नारकीय जिंदगी बिताते हैं, तो मेरा मन गुस्सा और तरस दोनों से भर जाता है। ये हम सब क्या हैं? हमारी जिंदगी के माने। करोड़ों साल से हम लोग सितारों की छाँव में धरती पर अपने पद चिन्ह बनाते हुए चले आए हैं, मगर हैं हम सब कीड़े के कीड़े। हमारा अस्तित्व मिट जाए तभी अच्छा हो। मुझे तो अफसोस है कि ये बाढ़ इतनी कम क्यों आती है? मनु के जमाने का जल प्रलय क्यों नहीं आता? इंसान की जिंदगी का नाम निशान क्यों नहीं खत्म हो जाता? कीड़े ये सब मरने के लिए बने हैं। शीला कहती है तो क्या दया और सहानुभूति कुछ नहीं होती? राजेश बाबू आप क्या कह रहे हैं? राजेश कहता है क्या दया और सहानुभूति सिर्फ इंसानों के लिए होती है, उस बकरे के लिए नहीं थी जो आज मारा जाएगा? शंकर कहता है यह फिलॉसफी की बात दूर करो, लाओ तुम्हारे नाम से चंदा लिख देता हूँ। राजेश कहता है ये लाइनें ही मेरा चंदा हैं। और इस तरह वो कन्वर्सेशन ख़त्म होता है। कृष्णा वहाँ से चला जाता है। शंकर कृष्णा से ये वादा लेता है कि कल से वह इसका ट्रीटमेंट यानी राजेश का ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। इसमें यह दिखाया गया है कि पद्मा जो है वो काफ़ी प्रभावित हो जाती है राजेश के व्यक्तित्व से, और वो अब उसकी काफ़ी देखभाल करने लगती है कृष्णा की, राजेश की, सॉरी। इसी बीच कृष्णा आता है तो वो बड़ी आतुरता से कृष्णा से पूछती है कि बताओ क्या हाल है राजेश की?
तो कृष्णा कहता है कि डॉक्टर से ज़्यादा तो शायद तुम मरीज के बारे में जानने के लिए आतुर हो। इन 10 दिनों में जिंदगी का चक्र कितना घूम गया पद्मा। पद्मा कहती है, कृष्णा बोली ना बोला करो, तुम्हारा मन इतना छोटा है यह मैं नहीं जानती थी। कृष्णा, तुम्हारा मन इतना अस्थिर है यह मैं नहीं जानता था पद्मा। इन 10 दिनों में जैसे दुनिया बदल गई, मेरा सब कुछ खो गया पद्मा। अब तुम्हें मेरे बारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। वह न्यूरोटिक आत्मघाती तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। पद्मा, कृष्णा इस तरह की बातें सुनने की मैं आदी नहीं। वह कुछ भी हो, मैं उनसे श्रद्धा करती हूँ, ममता करती हूँ, प्रेम। और यह कथन बोलते ही वह रुक जाती है। कृष्णा कहता है, प्रेम करती हूँ कहो ना, आखिर हो ना औरत, बदलते देर नहीं लगती। पद्मा कहती है, आखिर हो ना पुरुष, अधिकार की प्यास जाएगी थोड़ी। ब्याह हो गया होता तो जाने क्या करते। कृष्णा चौंक जाता है, एकटक पद्मा की ओर देखता है और धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ जाता है। माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता है। पद्मा उठती है और धीरे धीरे कुर्सी के पीछे खड़ी हो जाती है। कृष्णा से कहती है, नाराज हो? वो कहता है, नहीं। इस तरह दोनों के मन में एक दूरी, एक गांठ जन्म ले लेती है। कृष्णा पद्मा से कहता है, मैं जानता हूँ मैं बहुत नीरस हूँ पद्मा, तुम्हारे योग्य नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई है जिसकी वजह से मैंने कुछ ऊंचाई पाई है तो वह तुम हो। लेकिन खैर, इस तरह दोनों के बीच में और मनमुटाव होता है, झगड़ा और बढ़ जाता है। और उस महिला जो राजेश वर्मा की मित्र थी, कामिनी का जिक्र भी होता है। दोनों फिर से लड़ाई करते हैं और इस तरह लड़ते लड़ते जब शंकर का आगमन होता है तो पद्मा वहाँ से चली जाती है। अब क्या होता है कि इसी दौरान एक दिन कृष्णा आता है राजेश से मिलने और वो कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम मतलब यहाँ आए, तुमने मेरा कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि कृष्णा को ये लगता है कि पद्मा उसके लिए सब कुछ है और पद्मा के चले जाने से अब सब कुछ उसकी ज़िंदगी में चला गया है। जो प्रारंभ में मैंने एक कथन कहा था, जीनियस और लड़की, यह सर्वदा अंतर्विरोध है। यह कथन राजेश का होता है, यानी राजेश यानी जिसके पीछे पद्मा एक तरह से प्रेम जिसमें खोजती है, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक अंतर्विरोधी विचार को लेकर आगे बढ़ रहा होता है या चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको धोखा कामिनी से मिला होता है और यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो फिर उसके मस्तिष्क में जो एक छवि बनकर आती है वो भिन्न होती है काफ़ी। इसी बीच डॉक्टर कृष्णा राजेश से कहते हैं कि मैं जहर लाया हूँ और तुम्हें दे सकता था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और वह उस शीशी को वहाँ रख देता है और वहाँ पर से चला जाता है। कुछ देर बाद राजेश भी चला जाता है। कृष्णा पुनः वापस आता है, पद्मा भी आती है। पद्मा देखती है कि जहर की शीशी यहाँ पर पड़ी हुई है। उसे लगता है कि कृष्णा ने उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया या कुछ कर दिया और इस तरह वह परेशान हो जाती है और कड़े स्वर में कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने किया है। कृष्णा कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पद्मा को विश्वास नहीं होता है। वो उसका हाथ पकड़ता है तो पद्मा झटक देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझे छुओ मत, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम इतने पशु हो जाओगे, मैं नहीं जानती थी। कृष्णा कहता है, मैं? पद्मा कहती है, हाँ तुम, मुझसे छिपो मत। यह देखो, यह खिड़की के पास जो जहर की शीशी है, यह तुम्हारे दवाखाने की है और तुमने यह उसको दी है। मैं चाहूँ तो मैं अभी पुलिस को यह दे सकती हूँ। और रोने लगती है, कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कृष्णा? तुमने उन्हें जहर पिला दिया। मैं उनसे शादी नहीं करती, मगर तुमसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर तुमने किस कलेजे से यह शीशी दी होगी उन्हें? हत्या कर दी तुमने, उफ। लेकिन पद्मा सुनो, वह चीख कर कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी दीदी को बुला लूँगी। कृष्णा क्षण भर रुकता है, पद्मा को देखता है, सर झुकाता है और वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर में राजेश वापस आ जाता है। पद्मा चौंक जाती है। राजेश कहता है कि मैं गया तो मरने था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लाखों कीड़े मकोड़े तक अपनी जान को बचाने के लिए उस बाढ़ के पानी से ऊपर को आ रहे थे और मैं मरने जा रहा था। मैं लड़ूंगा, मैं संघर्ष करूंगा और जीऊंगा। वह एक कदम पद्मा से भी कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान चुका होता है कि पद्मा के मन में उसके लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। वो कहता है कि देखो पद्मा, कृष्ण को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने भी आज यही सीखा और तुम्हें भी यही कहूँगा कि दूसरों की ज़रूरत के लिए ज़िंदा रहो, अपने लिए नहीं। पद्मा शॉक्ड हो जाती है। राजेश चला जाता है। तभी थोड़ी देर में खबर आती है कि एक युवक नदी में डूब गया है और शंकर अपनी पत्नी शीला को बता रहा होता है कि वह डूबने वाला युवक और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़ है। दरवाजे में खड़ी पद्मा यह सुन लेती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। बाढ़ का पानी नीचे उतर आता है और शायद नदी की प्यास थम जाती है। नाटक की समीक्षा, एकांकी की समीक्षा में हम केवल 3 पात्रों का जिक्र करेंगे, राजेश, कृष्णा और पद्मा। इन तीनों के भीतर एक खालीपन है, एक अंतर्द्वंद है जो निरंतर चलता दिखलाई पड़ता है, जो समय समय पर एक दूसरे के व्यक्तित्व को निगलता सा भी प्रतीत होता है। राजेश के आगमन से जहाँ कृष्णा एक और पद्मा से दूर होने लगता है और घोर निराशा की गर्त में डूबकर अंत में आत्महत्या कर लेता है, वहीं दूसरी ओर राजेश, जो कि घोर अवसाद में डूबकर जीवन के प्रति विरक्त हो चुका था, उसमें जीवन के प्रति जिजीविषा का अंश जन्म लेता है। पद्मा का व्यक्तित्व एकांकी नाटक में एक ऐसा त्रिकोण बनाता है जिसमें उसके व्यक्तित्व को ना तो हम पूर्णतः सही कह सकते हैं और ना ही हम गलत कह सकते हैं। उसका अस्थिर व नवीन के प्रति कौतूहलता से आकर्षित हो जाने वाला मन कहीं ना कहीं इस पूरी त्रासदी के लिए जिम्मेदार बन जाता है और संपूर्ण एकांकी नाटक को एक आकार भी देता है। एकांकी में राजेश के आत्मकथन आज के मनुष्य की मनःस्थिति एवं यंत्रणाओं की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वह देवी के मंदिर में मरने के लिए जाता है, लेकिन लौटता है जिंदगी की सुंदरता का पहलू लेकर। अब वह जीना चाहता है और अब उसके लिए जिंदगी बहुत प्यारी है। वहीं दूसरी ओर कृष्णा, जो एक एक जिंदगी को कीमती मानते हुए बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने का काम करता था और आत्महत्या को मूर्खतापूर्ण कदम मानता था, अंततः उसी मूर्खता को गले लगाता है। तीसरी ओर पद्मा, जो सब कुछ समेट लेने की क्षमता से परिपूर्ण होने के पश्चात भी अंत में अपूर्ण, बेचैन, अस्थिर मन वाली महिला के रूप में दिखलाई पड़ती है। अंत में कहा जा सकता है कि नदी प्यासी थी एकांकी एक सफल एकांकी नाटक है, जिसमें घटना, पात्र, संवाद, अन्य सभी तत्व रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सार्थक हैं। हिंदी एकांकी परंपरा में इसका विशिष्ट स्थान है और यह भी हमें देखने को मिलता है कि धर्मवीर भारती जी रंगमंच के प्रति बहुत सजग थे। रंगमंच के लिए जो आवश्यक तत्व होने चाहिए वो सब इस एकांकी में हमें देखने को मिलते हैं। एकांकी की भाषा सरल, सहज और गतिमान है। एकांकी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल होती प्रतीत होती है। आइए अब हम थोड़ा धर्मवीर भारती जी के परिचय को समझें। धर्मवीर भारती जी यथा नाम तथा व्यक्तित्व। जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद। उल्लेखनीय रचना कर्म एवं सम्मान। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं गुनाहों का देवता जो 1950 में आया था, सूरज का 7वां घोड़ा जो एक फैंटेसी परक उपन्यास है 1952 में आया था, अंधायुग एक गीति नाट्य है जो 1953 में आया था। ये पद्मश्री और व्यास सम्मान से सम्मानित हैं। धर्मवीर भारती जी के द्वारा एक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन कार्य भी किया गया था, धर्मयुग। हिंदी पत्रिकाओं के दौर में धर्मयुग सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं में से एक थी और उसे इतना लोकप्रिय बनाने का श्रेय बतौर संपादक धर्मवीर भारती की पैनी नज़र, हिंदी पाठक की समझ
और तमाम विषयों को दिलचस्प तरीके से पेश करने का उनका हुनर, यह यूं कहिए कि उनके इस विज़न को जाता है। आज की पत्रिकाओं के लिए धर्मयुग एक आदर्श मिसाल की तरह है और हमेशा रहेगा। आलोचकों ने भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यास में प्रेम और रोमांच का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है। तो मित्रों, आज हमने बात की थी धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध एकांकी नाटक नदी प्यासी थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये एकांकी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके उन्हें बता सकते हैं। मैं उनमें सुधार लाने के लिए पूरा प्रयास करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।